साथियों, अगर मैं आपसे कहूँ कि ब्रिटेन की संसद पर कभी ऐसा भी वक्त था कि महिलाओं ने हमला कर दिया, तो शायद आपको यकीन ना हो। पर मैं आपको जो कहानी बता रहा हूँ, यह दरअसल एक बड़ी हकीकत है। ये वक्त 1697 का था, तारीख 21 जनवरी थी और सुबह के 11 बजे थे। सडनली ब्रिटेन की संसद, जो लंदन में मौजूद है, वहाँ पर 5 से 6,000 महिलाओं ने एकदम हमला बोला। पूरे सांसद घबरा गए। अजीब स्थिति पैदा होना शुरू हो गई और सडनली संसद के दरवाजे बंद करना शुरू किए सांसदों ने, जैसे तैसे कि ये महिलाएं अंदर ना आ जाएं और अफरा तफरी ना फैले। फिर भी कुछ महिलाएं, चार दरवाजे बंद कर लिए गए लेकिन फिर भी कुछ महिलाएं अंदर घुस गई। बड़ा हंगामा हुआ और संसद एक तरह से पूरा एक ऐसे कहते हैं अचरज की स्थिति में चली गई कि ऐसा क्या है। दरअसल मैं आपको बताऊं कि ये विवाद एक बिल का था और इसमें मुद्दा भारत था। दरअसल भारत से जो सिल्क का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा था ब्रिटेन में औरंगजेब के दौर में, वो इतना सस्ता और बेहतरीन था कि उसने इंग्लैंड के जो बिजनेसमैन थे और जो कारीगर थे उनको तकरीबन बर्बाद कर दिया। तकरीबन बर्बाद कर दिया। जो भी कारीगर ये काम करते थे, उसमें से बहुत से कारीगरों ने सुसाइड किया। उनकी फैमिली तबाह हो गई। वो लोग परिवार पूरे के पूरे ग्रामीण इलाकों में चले गए। ये हालात थे। इससे नाराजगी थी। इससे नाराजगी थी महिलाओं का। वहाँ के जो छोटे व्यापारियों का एक एलिगेशन था कि खुद ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें बर्बाद कर रही है भारत के इन प्रोडक्ट को यहाँ लाकर। उनका प्रोडक्ट सस्ता है और हम अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बड़ा विचित्र स्थिति पैदा हुई। और मैं ये भी बता दूं कि ब्रिटेन की संसद में तकरीबन 6-7 साल तक इस बात पर विवाद चला। लगातार विवाद चला। कहानी ये थी कि किसी भी तरह भारत के प्रोडक्ट ब्रिटेन में आने से रोके जाएं। अब समस्या ये थी कि ब्रिटेन में भारत के प्रोडक्ट अगर रोके जाएंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बिजनेस को नुकसान होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कमाई के लिए लगातार यहाँ से प्रोडक्ट ले रही थी और वहां भेज रही थी। और मैं आपको ये बता दूं, ये कहानी बहुत रोचक है और थोड़ी सी उस दौर के माफ कीजिएगा, उस दौर के हालात के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत 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 ज्यादा चौंकाती है। वो ये कि कोई ऐसा भी दौर था कभी कि भारत के प्रोडक्ट से पूरा यूरोप पट गया था। भारत के सामान से इतना बेहतरीन शानदार कॉटन का, सिल्क का सामान वहां पहुंच रहा था कि उसने सारे मार्केट में अलग अलग जगह से जो प्रोडक्ट बनते थे सबको फेल किया और इंडिया ने सिक्का जमा लिया। इसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा ये काम कोई चैरिटी में नहीं किया था। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत मोटी कमाई कर रही थी। यहाँ से जो प्रोडक्ट था वो सस्ते में आता था और वहाँ वो अच्छा खासा महंगा बेचते थे। तो उन्होंने क्या किया कि शुरुआत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इसकी शुरुआत कैसे हुई। ईस्ट इंडिया इंडिया कंपनी जो है, वो उसने अपना जो बिजनेस है वो जहांगीर के दौर से शुरू किया। तो आप ये कह सकते हैं कि 1600 के बाद से शुरुआती दौर से ये बिजनेस उनका शुरू हुआ। उन्हें छूटें मिली, जहांगीर ने उनको छूटें दी और उसके बाद शाहजहां के दौर में भी वो बिजनेस करने की उन्हें आज़ादी थी। तो उन्होंने अपने जो बिजनेस थे वो सूरत में, बॉम्बे में और गोवा के साइड इलाकों में यहाँ स्थापित करना शुरू किया। खास तौर से मैं सूरत और बॉम्बे की बात करूंगा क्योंकि गोवा में दूसरे पुर्तगाली भी थे। तो इन दो एरिया में उन्होंने अपनी पकड़ बनाना शुरू किया और सूरत में फैक्ट्री स्थापित की, बॉम्बे में भी बिजनेस स्थापित किया। अच्छा बिजनेस उनका चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगने लगा कि हमारी कमाई बहुत अच्छी हो रही है, तो हम क्यों ना इसको बढ़ाएं, साथ में यहाँ थोड़ा पकड़ भी बनाएं। इस कोशिश में उन्होंने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक काम किया जो उनकी नज़र में उन्हें फायदा पहुंचाएगा लेकिन भारतीयों की नज़र में वो गेम चेंजर था। दरअसल हुआ ये कि उन्होंने ब्रिटेन में जो अच्छे खासे कारीगर थे जो कि इस सिल्क के, कॉटन के प्रोडक्ट बनाते थे, उन कारीगरों को इंडिया भेजा और यहाँ उन्होंने ट्रेनिंग दी लोकल बिजनेसमैन को, यहाँ के कारीगरों को। तो उससे क्या हुआ कि बहुत अच्छे अलग अलग बिजनेसमैन, अलग अलग बिजनेस, जिन्होंने इंडियन बिजनेसमैन ने बिजनेस करना शुरू किया, अलग अलग हजारों कारीगर ऐसे बन गए, ट्रेंड कारीगर बन गए जिन्होंने बड़ा रिफाइंड प्रोडक्ट बनाया। तो उस रिफाइंड प्रोडक्ट से क्या हुआ कि यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि
बड़े शानदार जब प्रोडक्ट बने तो वो प्रोडक्ट जो है ब्रिटेन ही नहीं पूरे यूरोप में पहुंचने लगे। और क्योंकि वो प्रोडक्ट बहुत सस्ता और शानदार हुआ करता था इसलिए पूरा छा गया। इससे क्या हुआ कि जो ट्रेड डेफिसिट था, असल में आप इस तरह से देखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ से सामान ले रही थी और जो सामान इंपोर्ट कर रही थी इंडिया में, या इंडिया में जो सामान लाया जा रहा था उसमें ट्रेड बैलेंस नहीं था। जो बड़ा मतलब जैसे कहते हैं जानना बहुत जरूरी है। इंडिया से ये मान के चलिए कि उस दौर में अगर 10 रुपए का एक्सपोर्ट हो रहा था ब्रिटेन और यूरोप में, तो वहां से 3 या 4 रुपए का ही इंपोर्ट हो रहा था। तो आप ये कह सकते हैं कि जो व्यापार घाटा था उसने ब्रिटेन को बहुत धक्का दिया। उनका वो अच्छे प्रोडक्ट यहाँ आ नहीं पा रहे थे, लेकिन यहाँ के प्रोडक्ट वहां पहुंच रहे थे। तो इससे एक नुकसान होना शुरू हुआ। इसी कड़ी में हुआ ये कि जब ये बिजनेस बढ़ा तो वहाँ के लोकल जो कारीगर थे वो बेरोजगार हुए, और जब वो बेरोजगार हुए तो उसकी परिणति ये हुई कि ब्रिटेन की संसद पर बाकायदा महिलाओं ने धावा बोल दिया। और सिचुएशन ये रही कि जब उन्होंने धावा बोला तो वो पूरा मतलब प्रशासनिक अमला उस संसद का वो बहुत ही मतलब इसे कहते हैं सख्ते में आ गया। और सडनली लंदन और उसके आसपास के इलाकों से पुलिस फोर्स मंगानी पड़ी, सिर्फ इसलिए कि डिस्टर्बेंस ना हो। तो जैसे तैसे मान मनोबल के बाद उस 21 जनवरी 1697 को करीबन 4 से 5 बजे के आसपास जब उन्होंने महिलाओं से ये वादा किया कि हम इस बिल को लाएंगे, बिल को अप्रूव कर देंगे, तब कहीं जाकर बात बनी और महिलाओं ने संसद का पीछा छोड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि एक दौर में एक वक्त ये भी था कि इंडिया के प्रोडक्ट ब्रिटेन को डरा रहे थे। मुगल दौर था, औरंगजेब का वक्त था, और उस वक्त में ये बिजनेस इंडिया के फेवर में था और ब्रिटिश इससे बहुत परेशान थे। तो कुल बाद में उन्होंने एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने उस बिल को पास किया और भारत से सिल्क प्रोडक्ट के इंपोर्ट को बंद कर दिया, सिर्फ इसलिए कि किसी भी तरह उनका बिजनेस बर्बाद न कर दें। तो इंडियंस उस वक्त बहुत आगे जा चुके थे, बिजनेस हमारे बहुत डेवलप हो चुके थे, चीजें बहुत मजबूत थी। इस पूरे वाकये का मैं अगर आपको मैं थोड़ा सा डिटेल दूं तो जैसे रिकॉर्ड में जो अवेलेबल है, एक द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ एस.एच. फ्लेमिंग है, 1890 में लिखी गई है। इसे रिडल हॉल ने लिखा था। रिडल हॉल ने बाकायदा उस वाकये का बयान किया है। एक और दस्तावेज है जिसके बारे में मैं जानकारी दे दूं जो इस पूरे वाकये की जानकारी देता है, वो है द ब्रीफ हिस्टोरिकल रिलेशन ऑफ द स्टेट अफेयर्स फ्रॉम 1678 टू 1714। तो आप समझ सकते हैं कि दस्तावेजों में ये प्रमाण के तौर पर मौजूद है। आप एक्सेस कर सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं तो इस डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन और पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि उस दौर में क्या हुआ। संसद, ब्रिटेन की संसद में ऐसे कई वक्त आया, ऐसे कई दौर चले जब वो भारत से जो व्यापार हो रहा था उससे बढ़ती परेशानी से बहुत आगे जा चुके थे। उनके बिजनेस में वो बात नहीं थी, उनको लग रहा था कि हम घाटे में चल रहे हैं। अच्छा, इंडियंस का क्या था? इंडियंस उस दौर में भी ब्रिटेन से लगातार भारी मात्रा में सोने और चांदी का आयात कर रहे थे। तो हमें एक तरह से एक भारी मुद्रा जो मिल रही थी वो इंडियंस के लिए कहीं ना कहीं फेवर में थी, लेकिन जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे वो हमारा बिजनेस बढ़ा रहा था। तो सिचुएशन इस तरह की थी। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि ये सिचुएशंस में क्या चीज जाती थी और इसके अलावा क्या क्या था। मैं आपको बता दूं कि जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से जो व्यापार शुरू किया वो 5-6 प्रोडक्ट के इर्द गिर्द घूमता है। उसमें एक नील जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता था, सस्ता था, कॉटन, तीसरा सिल्क, और इनके प्रोडक्ट, इसके साथ साथ शोरा एक प्रोडक्ट हुआ करता था, शोरा और मसाले। ये सारी चीजें भारी मात्रा में ना सिर्फ इंग्लैंड जाती थी, पूरे यूरोप जाती थी। एक बड़ा बिजनेस था, एक बड़ा सेटअप था। और मैं आपको बता दूं मुगल दौर में जो बड़े सेटअप आपको नजर आते हैं उनकी मियाद रखी गई। सूरत एक बहुत बड़े बिजनेस हब के रूप में कन्वर्ट हुआ। इसी तरह बॉम्बे एक बड़े बिजनेस हब के रूप में कन्वर्ट हुआ। और आज भी हम देखते हैं कि जो इससे कहते हैं ना इकोनॉमिक, हमारे इंजन, हमारी अर्थव्यवस्था का इंजन, आज भी ये दो बड़े सेंटर हैं। आप मान सकते हैं इस बात को। और ये एक दिन में नहीं बने, इनकी मियाद 400, 500, 600 साल पहले रखी गई। मुगल दौर में इन सेंटर्स ने पनपना शुरू किया और बहुत बड़े बिजनेस हब के रूप में पनपे। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा दोस्तों और थोड़ी और जानकारी आपको दूंगा कि क्या हुआ क्या था। कि देखिए, एक अंग्रेज व्यापारी था बिर्च। देखिए उनके हालात किस तरह से खराब हुए थे ये समझिए। 1677 में उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर एक तंज किया, और वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सामान ही इंग्लैंड के लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। तुमने सारे ईसाइयों को बर्बाद कर दिया,
इस गंभीर मामले पर इंग्लैंड की संसद में बार बार लगातार ये चर्चा हुई और विवाद बढ़ते रहे। असल में मैं आपको ये और बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टेक होल्डर ब्रिटेन का राजा भी था। तो अगर आपको ये लग रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सेपरेट एंटिटी के तौर पर काम कर रही है, तो इस चीज को थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टेक होल्डर्स में, लाभार्थियों में ब्रिटेन का राजा शामिल था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मजबूत समर्थन हासिल था और ईस्ट इंडिया कंपनी के बिजनेस को फलने फूलने की आगे एक बड़ी वजह ब्रिटेन के राजा का उसके व्यापार और उसके लाभ में शामिल होना भी था। तो ये सारी चीजें डायमेंशंस बदलती हैं। एक और मैं आपको एक ईस्ट इंडिया कंपनी के एक डायरेक्टर का एक वाकया और मैं ऐड करना चाहूंगा, ये भी बड़ा रोचक है। 28 अक्टूबर 1685 को एक लेटर लिखा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर ने एक लेटर लिखा, वो ये था अपने वहां के पदाधिकारी को, सूरत के पदाधिकारी को, कि हमने सुना है कि सूरत में मुगल गवर्नर और अफसरों ने हमारे लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया, हमारे नौकरों की कमीज तक उतरवा ली गई छानबीन के नाम पर। तो आप समझ सकते हैं कि उस दौर में क्या रहा होगा। दो चीजें बहुत क्लैरिटी में आगे बढ़ी। पहली, मुगल बिजनेस कर रहे थे, लेकिन उनको व्यापार के अलावा किसी और चीज के लिए सांस नहीं लेने दे रहे थे, यानी उन्हें फलने फूलने का मौका नहीं था। आप बिजनेस कीजिए और जाइए, लेकिन अगर आप कोई और दखल देंगे तो करने नहीं दिया जाएगा। ये पूरी सख्ती हमें देखने को मिली। और दूसरी चीज ये कि जो उनकी सीमाएं थी वो बड़ा सख्ती के तौर पर सीमित की गई। ऐसा नहीं था कि वो कहीं जाकर और आगे बढ़ सकते हो। तो उनको कहते हैं हर जगह मुगल एम्पायर से अप्रूवल की जरूरत हुआ करती थी। ये चेक इसलिए डाले गए थे ताकि कहीं धोखा ना हो जाए। और औरंगजेब के जाते ही ये बात साबित हुई कि उनकी नीयत क्या थी। मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे ये इस पर अगर हम आगे थोड़ा सा चर्चा करेंगे तो एक चीज और समझना पड़ेगा हमको। कई लोग ये चर्चा करते हैं कि मुगल दौर में इंडियन इकोनॉमी क्या थी, तो मैं आपको बता दूं इसका भी रिकॉर्ड अवेलेबल है। और एक बड़ी रोचक एनालिसिस जो है, एक प्रोफेसर एंगस मेडिसन थे नीदरलैंड के, उन्होंने ग्रेनिंग विश्वविद्यालय से, वो एमेरिटस प्रोफेसर और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मानद फेलो थे। इन्होंने 1990 में एक बड़ी रोचक एनालिसिस की और ये पता लगाया कि अगर उस दौर को आधार माना जाए तो 1700 और 1600 में इंडिया, चाइना और वेस्ट यूरोप की जीडीपी क्या थी। तो मैं आपको वो डाटा पढ़ देता हूं जो डाटा उन्होंने सामने रखा। ये डाटा अपने आप में बहुत ही, इसे कहते हैं, बहुत मजबूत और बहुत चौंकाने वाला है। डाटा क्या कहता है? जीडीपी जो है उन्होंने मिलियंस में काउंट की, मिलियंस डॉलर्स में काउंट की। वो इस तरह से थी कि 1600 में भारत की जो जीडीपी थी वो 74,250 मिलियंस डॉलर्स में थी। एक चीन की 1600 में जो जीडीपी थी वो 96,000 मिलियन डॉलर में थी। वेस्ट यूरोप यानी पूरे वेस्टर्न यूरोप की, जो पश्चिमी यूरोप की आप बात करते हैं, उसकी टोटल जीडीपी 65,995 मिलियन डॉलर थी। आप समझ सकते हैं आप कि इस वक्त की सिचुएशन क्या थी। चाइना आगे था लेकिन पूरा यूरोप का सिर्फ 65,000। अब जरा सिचुएशन समझिए, सन 1700 में क्या हुआ? सन 1700 में भारत की टोटल जो जीडीपी का जो स्ट्रेंथ मानी जाएगी वो 90,750 मिलियन डॉलर थी। वहीं चाइना जो 1600 में इनसे आगे था वो सिर्फ 82,800 मिलियन डॉलर पे था सन 1700 में। और वेस्टर्न यूरोप यानी पूरा यूरोप आप मिला दीजिए, पूरे यूरोप की जो जीडीपी थी वो 83,395 मिलियन डॉलर थी। क्या इसके बाद भी कोई सवाल रह जाता है? क्या कोई ऐसी चीज आपकी नजर में रह जाती है जो आपको लगता है कि नहीं, डाउटफुल है? औरंगजेब के दौर में, मुगल दौर में इंडियन इकोनॉमी क्या थी? मैं आपको बता दूं कि मुगल दौर में इंडियन इकोनॉमी बहुत मजबूत थी और जितनी भी भारत ने समृद्धि देखी उसका बड़ा बड़ा जो क्रेडिट है वो मुगल एम्पायर को जाता है, उनके काम को जाता है। और मैं औरंगजेब को इस बात के लिए कहूंगा कि अपनी सख्त नीतियों के बीच में भी उसने बिजनेस एज यूजुअल यानी कि बिजनेस को बिजनेस की तरह डील किया और उसके काम का परिणाम इन नंबरों में दिखाई देता है। ये 90,750 मिलियन डॉलर 1700 यानी औरंगजेब 1760 तक जीवित था, तब तक शासन में था। उस दौर तक हमारी जीडीपी पूरी दुनिया की जो ओवरऑल जीडीपी थी उसका 23% हिस्सा थी। अब आप समझ सकते हैं, अगर दुनिया के 100 रुपए हैं तो उसका 23 रुपया भारत का था। इकोनॉमी को अगर समझना है तो, सिचुएशन को समझना है तो ये डाटा आई ओपनिंग है और बताता है
कि वैसे हालात नहीं थे जैसे कि हालात बताए जाते हैं। तो ये जो आप ये जो बहस सुनते हैं, जानते हैं, उनको आप देखते हैं, उनके बीच में ये एक रियलिटी है जिसको जानना चाहिए और ये समझना चाहिए। हमारे इतिहास में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो किताबों के अंदर बहुत प्रॉपर दस्तावेजीकरण है। तो साथियों, मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्यूमेंट चेक करिए, देखिए, पढ़िए, जो किताबें मैंने मेंशन की है उनको पढ़िए, उन रिकॉर्ड्स को चेक करिए, तो आप पाएंगे कि सिचुएशन वो नहीं थी जिस तरह की डिस्कस किया जाता है। राजनीति के लिए हम तथ्यों से तोड़ मरोड़ न करें, मेरा ये कहना है। तो ये एक पूरा मैंने आपको औरंगजेब के दौर की इकोनॉमी के बारे में जानकारी दी। नेक्स्ट एपिसोड में हम ये बातचीत करेंगे कि क्या अ, उस दौर में अ, उस दौर में औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच में कोई विवाद था और वो कितना बड़ा था। नेक्स्ट एपिसोड में इस पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार।